फर्स्ट टॉपिक है एडीआरस का, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक है। मैंने पढ़ा था अपनी यूनिवर्सिटी में। आपको चाहिए कि आप ये ज़रूर पढ़ें किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, और इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हाट इज़ एडीआर? डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है कि एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज़ नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब ये होता है कि हार्मफुल, पॉइजनस, अनप्लेजेंट जो हम नहीं चाहते, यानी कि एन अनइंटेंडेड इफेक्ट विच अकर्स एट डोजेज इन मैन फॉर प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि हम ऐसी दवाई को लेते हैं जो किसी बीमारी के प्रोफाइलेक्सिस यानी कि उस बीमारी से बचाव के लिए, और डायग्नोसिस या उसको डायग्नोज करने के लिए, और ट्रीटमेंट या उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई ले रहे हैं नॉर्मल डोजेज में, लेकिन उससे कोई हार्मफुल, पॉइजनस, अनप्लेजेंट या अनइंटेंडेड रिएक्शन हो गया, कोई इफेक्ट आ गया, तो उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, यानी कि ये एक एडीआर है। कॉमन कॉज क्या होता है किसी भी एडीआर का, कि हम करेक्ट डोज नहीं ले सकते करेक्ट टाइम पे, तो उसकी वजह से एडीआर आ रहा था, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी फेलिंग टू टेक द करेक्ट डोजेज एट द करेक्ट टाइम्स। सेकेंडली ओवरडोजिंग, एक नॉर्मल डोज लेनी थी लेकिन हमने उसकी ओवरडोज कर ली, तो उसकी वजह से आने वाले इफेक्ट को हम ईडीआर कह सकते हैं। फिर एलर्जीज होती है टू द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द मेडिसिन। एक मेडिसिन ली, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से किसी एक कंपोनेंट से एलर्जिक रिएक्शन हो गया। उसके बाद है कंबाइनिंग द मेडिसिन विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ कंबाइंड इफेक्ट उसका जो पैदा हुआ, उससे आने वाले अनइंटेंडेड या पॉइजनस या फिर नॉक्शियस इफेक्ट को हम कहेंगे कि ये एडीआर है। अगला कॉज इसका क्या है एडीआर का? टेकिंग अदर ड्रग्स और प्रेपरेशंस दैट इंटरेक्ट विद द मेडिसिन। हम मेडिसिन ले रहे हैं और साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रेपरेशन जो आपस में मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है। जो इंटरेक्ट करती है तो कुछ ऐसा कुछ बना देती है जिसकी वजह से आने वाले इफेक्ट को हम कहते हैं ईडीआर है, क्योंकि वो भी अनइंटेंडेड इफेक्ट होता है। फिर लास्ट इसमें ये कि टेकिंग अ मेडिसिन दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर समवन एल्स। आपको भी बीमारी नहीं है, आपने इस बीमारी से बचाव की प्रोफिलैक्सिस नहीं करनी या उस बीमारी के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, तो जब वो बीमारी नहीं है और आप वो मेडिसिन खा लेते हो जो उस बीमारी के लिए नहीं है, वो किसी और बंदे की मेडिसिन है या उसकी बीमारी के लिए है, तो या फिर आप ऐसी कोई चीज़ खा लेते हो कि आपकी बीमारी कोई एक है और आप खा किसी और बीमारी के लिए लेते हो, तो उससे आने वाले अनइंटेंडेड इफेक्ट को हम ईडीआर कह सकते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ईडीआर को? कुछ है पेशेंट स्पेसिफिक, कि पेशेंट रिलेटेड कौन से, जैसे पेशेंट की एज, एज कम है, मेडिसिन ज़्यादा ले रहा है, तो ऑब्वियसली एडीआर आएगा। उसके बाद सेक्स, कुछ ऐसी हैं जो जेंडर स्पेसिफिक मेडिकेशन है, तो आपने उसका ख्याल रखना है ताकि कोई एडीआर ना आए। फिर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि एक आपकी जीन्स के अंदर होता है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, आपकी फैमिली से चलती भी आ रही होती है कि क्या आपको सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो आपने ये देखना है कि ईडीआर से बचने के लिए आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में या जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस कुछ ऐसे तो नहीं है। देन कंकरेंट डिजीजेस, आपने ये देखना है कि आपको कोई लीवर का इशू नहीं है, कोई रीनल, कोई कार्डिक या कोई ऐसे कंकरेंट डिजीजेस तो नहीं है कि ये ना हो कि आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लें जो आपके हार्ट को इफेक्ट करे, लिवर को डैमेज करे या फिर रीनल डैमेज करे। देन ये देखना है कि प्रीवियस एडीआर तो नहीं आपको आई किसी एक ड्रग से, तो ये ना हो कि आप ऐसी ड्रग लें और ये फैक्टर इग्नोर हो जाए। फिर एक फैक्टर जो पेशेंट स्पेसिफिक है वो ये है कि कंप्लायंस विद डोजेज रजीम, के पेशेंट कंप्लाई नहीं करता किसी एक डोजेज रजीम के साथ, किसी एक डॉक्टर ने उसको एक डोजेज रजीम बना दी, प्रिस्क्राइब कर दी, वो उसको नहीं ठीक हुई, उसको एडीआर आया, फिर उसने उसको चेंज करवा लिया, तो ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद होता है कि टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन क्या है, इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड देन एडीआर्स कैन आल्सो अपीयर। देन माइसिलिनियस, फॉर एग्जांपल पेशेंट क्या करता है, डाइट उसकी ठीक नहीं है, ये डाइट ऐसी है कि वो इंटरैक्ट कर रही है किसी भी डोज के साथ, तो एडीआर आ सकता है। उसके बाद स्मोकिंग कर रहा है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर उसका आइडियल नहीं है, तो दिस कैन आल्सो बी अ फैक्टर। कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, यानी कि डोज, टेकिंग मोर डोज देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसकी वजह से अनइंटेंडेड यानी नॉक्शियस इफेक्ट आ सकते हैं, यानी एडीआर आ सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपको ज़्यादा आप ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो तो आपको ये इफेक्ट आ सकते हैं जो एडीआरस हैं। उसके बाद इनहेरेंट टॉक्सिसिटी ऑफ द एजेंट, यानी कि किसी भी एजेंट का एक ऐसा पोटेंशियल कि वो अनइंटेंडेड इफेक्ट दे सके, इसको कहते हैं इनहेरेंट टॉक्सिसिटी ऑफ दैट एजेंट। उसके बाद फार्माकोडायनामिक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो आपको पता है कि किसी भी कोई भी ऐसी ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और उसकी एक्सक्रीशन, ये उसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, और कि वो अपनी इनके थ्रू गुजर के फिर जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपनी इफेक्ट दे सके, तो ये भी वेरी करता है ड्रग टू ड्रग।
फिर उसके फार्माकोडायनामिक पैरामीटर होते हैं, यानी एबिलिटी ऑफ एनी ड्रग कि वो बॉडी के साथ क्या करती है, तो ये भी ड्रग की नेचर है। तो ये ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआरस, क्लासिफिकेशन जो होती है ये डिपेंड करती है कि उसका ऑनसेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ऑनसेट के ऊपर क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगी तो उसकी हम सब कैटेगरी क्या होगी कि एक्यूट। एक्यूट का मतलब है कि अगर लेस देन 60 मिनट्स के अंदर वो आ गया इफेक्ट अनइंटेंडेड या नॉक्शियस इफेक्ट, तो वो होगा एक्यूट। उसके बाद सब एक्यूट, सब एक्यूट में आता है कि अगर एक घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर वो इफेक्ट आ गया तो वो सब एक्यूट है। और उसके बाद क्या है लेटेंट, लेटेंट का मतलब है कि ग्रेटर देन या मोर देन 2 डेज, अगर 2 दिन के बाद आता है या 2 दिन ग्रेटर देन 2 डेज होता है उसका ऑनसेट होता है नॉक्शियस अनइंटेंडेड जो इफेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं कि ये लेटेंट है। तो ये आपने ये याद रखनी है कि एक्यूट, सब एक्यूट एंड लेटेंट। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है इसकी क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने याद करना एग्जाम के हवाले से। ये ए बी सी डी और ई, ए का मतलब ऑगमेंटेड, बी फॉर बिजार, सी फॉर क्रॉनिक, डी डिलेड एंड ई फॉर एंड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ये आपने याद रखना है, ए बी सी डी ई, ये टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं कैसे। सिविरिटी की बेस पे कुछ होते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे माइनर है कम इफेक्ट वाले, कुछ मॉडरेट है थोड़े से ज़्यादा, कुछ सवेयर है एडीआर जो कि नुकसानदेह होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ लीथल होते हैं जो जानलेवा एडीआर होते हैं। फिर अदर्स हैं उसमें साइड इफेक्ट आ जाते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट आ जाते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, इंटॉलरेंस होती है, इडियोसिंक्रेसी होती है, यानी कि कोई भी ड्रग या फूड से आपको कोई एबनॉर्मल फिजिकल रिएक्शन हो गया किसी भी बंदे को किसी फूड या ड्रग से, तो इडियोसिंक्रेसी कहलाता है वो। ड्रग एलर्जी इटसेल्फ है, म्यूटाजेनिसिटी है, फोटो सेंसिटिविटी यानी लाइट से सेंसिटिविटी हो गई, ड्रग डिपेंडेंस है, ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस आ जाते हैं इसमें, टेराटोजेनिसिटी है कि फीटल एबनॉर्मेलिटी हो गई, कार्सिनोजेनिसिटी हो गई है, ये भी एक तरह का एडीआर है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज हैं, तो ये सारी इसमें आ जाती हैं अदर्स में। सबसे पहले टाइप ए ऑगमेंटेड रिएक्शन, आपने ए बी सी डी ई पढ़ा तो उसमें ए से ऑगमेंटेड, ये ऐसे होता है कि जो नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग की वजह से होते हैं। आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, और ये अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या हो सकता है और इसको कम करेंगे तो क्या होगा। ये डोज डिपेंडेंट होते हैं कि आपने ज़्यादा डोज की तो ईडीआर ज़्यादा आना शुरू हो गया। कैन बी एलिवेटेड बाय डोज रिडक्शन, इसको कम किया जा सकता है, अगर आप डोज को रिड्यूस कर देते हैं तो ये एडीआर को रोका जा सकता है। ये कॉमन होते हैं एडीआर, ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि इंसान को नहीं पता होता और वो डोज ज़्यादा खाने लग जाता है या ज़्यादा देर के लिए ले लेता है, तो ये आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे कोई फार्मासिस्ट है, स्किल्ड बंदा है, वो उसको स्किलफुली मैनेज कर लेगा, स्किल्ड मैनेजमेंट रिड्यूसेस देयर इंसिडेंस, तो इस एडीआर को रोका जा सकता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल बहुत कॉमन है, फॉर एग्जांपल एंटी कोएगुलेंट है, कोई ऐसी ड्रग जो ब्लड की कोएगुलेशन को कम कर रही है, ऐसी ड्रग को ज़्यादा दे दें, ठीक है, तो कोएगुलेशन कम और ब्लीडिंग ज़्यादा, तो ब्लीडिंग इटसेल्फ इज एन एडीआर, जो एंटी कोएगुलेंट आपने ज़्यादा दी उससे ब्लीडिंग हो गई। उसके बाद बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर ज़्यादा देंगे तो उससे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया ईडीआर है इसका। नाइट्रेट का अगर कोई पूछ ले कि एडीआर क्या है उससे क्या होगा, तो उससे हेडिक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। प्राजोसिन से पोस्चरल हाइपरटेंशन, तो आपने याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टाइप बी स्टैंड फॉर बिजार एडीआरस। टाइप बी का ये मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि कुछ ड्रग होते हैं उसकी हमें फार्माकोलॉजी पता होती है और हमें ये पता होता है कि इसके ज़्यादा करने से ड्रग के या कम करने से कौन से रिएक्शन आ सकते हैं और इस ड्रग का कौन सा एडीआर होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आप ये अननोन होते हैं और एकदम से अपीयर हो जाते हैं, ये उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की वजह से अपीयर नहीं होते ड्रग की, तो इसको हम कहते हैं कि ये बिजार एडीआर्स हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। अ टाइप बी रिएक्शन इज वन दैट इज नॉट ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द एक्टिव फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, प्रॉपर्टी की वजह से नहीं होता ये, जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। द बी इंडिकेट्स बिजार, दे आर कॉल्ड फार्माकोलॉजिकली अनएक्सपेक्टेड, फार्माकोलॉजिकली अनएक्सपेक्टेड होते हैं, यानी कि ये नॉवल होते हैं, ये न्यू होते हैं, ठीक है, ये अचानक अपीयर हो जाते हैं और ये लेस कॉमन होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो ऑगमेंटेड थे वो कॉमन थे, ये लेस कॉमन है। और ये कई बार ये ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं इंडिविजुअल्स में, और ये अनप्रिडिक्टेबल हैं और इडियोसिंक्रेटिक, यानी कि एकदम ही एक अपीयर हो गए और ये एक एडीआर के तौर पे अपीयर हो गए, या कोई एक अचानक से फिजिकल रिस्पॉन्स आ गया किसी चीज़ का किसी एक ड्रग से।
इसकी दो सब क्लासेस हैं, जैसे एक इसमें है कि इम्यूनोलॉजिक की एन एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी एक एजेंट के रिएक्शन में या रिस्पॉन्स में कोई रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स आएगा जो कि अनइंटेंडेड है या नॉक्शियस है या फिर अनवांटेड है, तो वो एडीआर उसकी वजह से होगा। तो ये बाज़ार हैं जो कि नॉवल होते हैं, जो अननोन होते हैं, और ये लेस कॉमन होते हैं। उसके बाद इडियोसिंक्रेटिक, जैसे आपको पहले बताया कि दिस टर्म मीन्स कि ब्रॉड सेंस में टू डेजिग्नेट द क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल ईडीआर जो कि किसी भी बंदे को आ सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा फिजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक ड्रग के रिजल्ट में, तो ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाजार की, कुछ तो आपको बताया कि एकदम आ जाता है, ये लेस कॉमन है, तो रिएक्शन डिसअपीयर्स ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग, ये बाजार है क्योंकि एकदम अचानक आया, अचानक डिसअपीयर हो गया। रिकग्नाइजेबल एज एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि एक बॉडी को उसकी आदत नहीं थी, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, उसको रिमूव कर दिया और ये ख़त्म हो गया, तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे वो रिएक्शन आ गया और वो ख़त्म भी हो गया। अनडिटेक्टेबल ड्यूरिंग कन्वेंशनल टेस्टिंग, इसका इसका आपको फार्माकोलॉजिकल बेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, और ये एकदम आया एकदम चला गया, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको किसी भी कन्वेंशनल टाइप से टेस्टिंग से चेक किया जा सके। तो इसी वजह से इसका नाम भी आप समझ लें बाजार है। लिटिल और नो रिलेशन टू द यूजुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, और इसका कोई इसकी फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है ड्रग से, उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। टाइप सी जो है वो क्रॉनिक है, यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से जो एडीआर्स अपीयर हो रहे हैं वो टाइप सी में यानी क्रॉनिक में आते हैं। तो रिएक्शन ड्यू टू द लॉन्ग टाइम एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी या एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी की फॉर एग्जांपल बात करें तो रीनल डिसऑर्डर हो सकता है या उसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर लॉन्ग टर्म आप एनसेड इस्तेमाल कर रहे हो या फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल खा रहे हो, पैनाडोल खा रहे हो बहुत ज़्यादा बड़े लंबे अरसे से, तो नेफ्रोपैथी हो सकती है, उसको हम कहेंगे एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। डिस्काइनेज या विद लीवोडोपा, ये भी एक है, यानी कि इनवॉलेंट्री समझ लें एक मसल मूवमेंट हो रहती है लीवोडोपा को बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से, तो ये क्रॉनिक है कि एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, डिस्काइनेजिया विद लीवोडोपा टाइप सी एडीआर्स के अंदर आ जाते हैं। टाइप डी यानी डी फॉर डिलेड रिएक्शंस होते हैं, ये कुछ अरसे बाद ये अपीयर होते हैं, अगर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से होते हैं किसी भी चीज़ के, और कैन बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन। फॉर एग्जांपल ये ड्रग एक्यूमुलेट होती रही और उसके बाद उसने बाद में जाके आपको ये अपीयर हुए। फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है टेराटोजेनिक इफेक्ट है, यानी कि फीटल एबनॉर्मेलिटी है, और ये फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट की एबनॉर्मेलिटी होती है, बाद में जाके आपको ये नज़र आती है। फॉर एग्जांपल आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं और उसकी वजह से ईडी आ रहा है, और वो एज अ टेराटोजेनिक इफेक्ट फीटल एबनॉर्मेलिटी वो इन पर आके शो हो सकती है। उसके बाद कार्सिनोजेनेसिस है और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर एट अ क्रिटिकल टाइम, ये इसकी वजह से आप टेराटोजेनेसिस हो सकता है कि आप कोई ऐसा एजेंट ले रहे हो जो कैंसर कॉजिंग है या कोई ऐसी दवाई जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो वो दैट कैन लीड टू टेराटोजेनेसिस विच इज़ अ टाइप डी डिलेड एडीआर। टाइप ई, ई स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ यूज, किसी चीज़ का ख़त्म कर देना, उससे जो पैदा होने वाले एडीआर है उसको कहते हैं टाइप ई। एंड ऑफ यूज रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस occurs on withdrawal especially when a drug is stopped abruptly, कोई भी ऐसी ड्रग जिस पे फॉर एग्जांपल आपकी डिपेंडेंसी हो गई हुई थी या आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे थे, या कोई ऐसी ड्रग जो आप लॉन्ग टर्म से यूज़ करें लेकिन आपने एब्रप्टली एकदम उसको रोक दिया, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे इफेक्ट आएंगे जो कि हम कहेंगे टाइप ई रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल फेनिटोइन को एकदम छोड़ने से सीजर्स हो सकते हैं, स्टेरॉयड को एकदम विड्रॉ करने से एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी हो सकती है, ये आपने याद रखना है। ओपियोइड कॉजिंग द विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, ओपियोइड यूज़ कर रहे थे काफ़ी अरसे से और यूज़ कर रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे या हैबिचुअल हो गए थे, लेकिन उसको एकदम छोड़ेंगे तो इसका विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये एंड ऑफ यूज़ के रिएक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेने हैं। अब आपको टाइप्स ऑफ एडीआर का पता चल चुका होगा, अब आप अपना हाथ रखें
ऊपर स्लाइड के और सिर्फ ABCDE पे नज़र करें और देखें कि क्या है। ए से आपको याद आ जाएगा क्या था, ऑगमेंटेड, बी फॉर बिजार, सी क्रॉनिक, डी डिलेड, ई एंड ऑफ यूज। ठीक है, और इसको इस स्लाइड को पॉज करें और उसके बाद आप पहले खुद को बताएं कि ए से क्या था, बी से क्या था, इसकी एग्जाम्पल क्या है और इसमें होता क्या है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें और इसको आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और विद एग्जांपल्स याद रखना है। क्लासिफिकेशन जो आपको पहले बता दिया कि जो सेवेरिटी की बेस पे थी वो माइनर, मॉडरेट, सेवियर या लीथल थी। माइनर में ये होता है कि आपको ना एंटीडोट चाहिए, ना आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, ना कोई ऐसी थेरेपी चाहिए, ये खुद ही डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मॉडरेट में ये होता है कि कम से कम 1 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो ये याद रखें आपको। या फिर आपको कोई ऐसी ड्रग थेरेपी जिसकी वजह से ADR आया उसको चेंज करना पड़ता है। सेवियर में ये होता है कि ये थोड़ा सा सीरियस होता है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, causes permanent डैमेज और रिक्वायर्स इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और कोई थेरेपी चाहिए होती है, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है, तो ये सेवियर होता है। और लीथल जो होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डेथ, यानी कि वो डेथ कॉजिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है।